सो हेलो गाइस, दिस इज मी अंकिता। वेलकम टू माय चैनल एसी एडोहब। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 डेज महा स्ट्रैटेजी फॉर योर टर्म 1 बोर्ड एग्जाम। सो आपका जो एग्जाम है बोर्ड एग्जाम 3 दिसंबर से है, बट मोस्टली बच्चों के 1 दिसंबर से भी है, जो ह्यूमैनिटीज में है, सोशियोलॉजी के एग्जाम है उनका। तो इसलिए हम नवंबर 1 से लेके नवंबर 30 तक का एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर प्लान बनाएंगे विच इज ऑफ 30 डेज। तो उन दिनों में आपको क्या पढ़ना है, कैसे टाइम अलॉट करना है, कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, किन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा जो है अच्छे से प्रिपेयर करना है, इनके बारे में हम बात करेंगे। एंड 2 टाइप के बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो एकदम न्यू है या फिर अभी शुरू करेंगे नवंबर में, एंड कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, सिलेबस कंप्लीट है, रिवीजन कर रहे होंगे। तो दोनों को ही ये वीडियो जो है हेल्प करेगी और दोनों को ही मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो जो है मैं बना रही हूँ। तो पहली बात तो जो है कि मैंने सोचा था कि आपको एक अलग से जो है होता है ना कि एकदम पर्सनलाइज्ड प्लानिंग टाइप का एक दे दूँ, कि जैसे किसी के पास सर्टेन सेट ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, हिंदी, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। किसी के पास कुछ और हो सकता है, तो मैंने सोचा वैसे दे दूं। बट देयर आर रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स इन ह्यूमैनिटीज एंड जब मैंने देखा सो इट इज ऑलमोस्ट लाइक इम्पॉसिबल कि इतने सारे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। बहुत बच्चों के पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे, हो सकता है म्यूजिक हो, किसी के पास हो मैथमेटिक्स हो, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी बन रहे थे। सो ये पॉसिबल नहीं था कि मैं पर्सनलाइज्ड प्लान दे पाऊँ, बट मैंने एक जनरल प्लान आप लोगों के लिए जो है बनाया है, ताकि आप कोई भी कॉम्बिनेशन में ले रहे हो, ह्यूमैनिटीज हो या नॉन ह्यूमैनिटीज हो, आपको ये चीजें हेल्प करें, ठीक है। बेसिकली मैं आपको ऐसे ट्रेन कर दूंगी कि आप अपने हिसाब से जो है अपना टाइम टेबल बना लो, ठीक है। आपको समझ में आ जाए कि ये सब्जेक्ट्स में इतने टाइम देना है, इन सब्जेक्ट्स में इतना टाइम निकालना है और इसको ऐसे पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिकली इन चीजों को हम देखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम पहले कैलकुलेशंस पे चलते हैं। तो पहले देखो हमारे पास 30 डेज है, ठीक है, एंड उसमें हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स हैं। एंड 6 सब्जेक्ट्स की डिवीजन आपकी कैसे होगी, 3 कोर सब्जेक्ट्स होंगे आपके, ठीक है। जैसे हो सकता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, तो 3 कोर सब्जेक्ट्स होंगे। हो सकता है सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो। तो कैसे भी कॉम्बिनेशन हो, आपके पास 3 कोर सब्जेक्ट्स होंगे। एक आपके पास जो है इंग्लिश होगा, तो सबके पास इंग्लिश होता है, तो आपके पास भी होगा इंग्लिश, कोर हो चाहे इलेक्टिव हो। उसके बाद आपके पास जो 5th सब्जेक्ट है वो हिंदी हो सकता है, या फिर कोई और सब्जेक्ट्स हो सकता है, लाइक सोशियोलॉजी हो गया, या फिर साइकोलॉजी हो गया, मैथ्स हो गया आपके पास, या फिर कोई और सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो हिंदी या फिर कोई और लैंग्वेज या फिर कोई और सब्जेक्ट ना। एंड लास्ट इज 6 सब्जेक्ट्स, दैट इज फिजिकल एजुकेशन, जो मेजरली फिजिकल एजुकेशन होता है, बट अगर आपके स्कूल में कोई और सब्जेक्ट्स जो है प्रोवाइड हो रहा है तो वो हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका टोटल 6 सब्जेक्ट्स हो गए, जिसमें 3 कोर सब्जेक्ट्स है एंड एक है आपका लैंग्वेज, एंड उसके बाद एक 6 एडिशनल सब्जेक्ट होगा और एक 5th सब्जेक्ट आपका होगा जो भी आप ले रहे हो, ठीक है। म्यूजिक हो सकता है, साइकोलॉजी हो सकता है, एनीथिंग। नाउ अब हम देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स में हमें कितना टाइम अलॉट करना है। सो टोटल हमारे पास 30 डेज है और सब्जेक्ट है 6, तो हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको कितना डेज देना पड़ेगा, दैट इज 5 डेज एटलीस्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा हमारे पास टोटल 6 सब्जेक्ट्स है, जिसमें 3 कोर सब्जेक्ट्स है और 3 ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसमें आपको एक लैंग्वेज मिलेगा, एक एडिशनल सब्जेक्ट मिलेगा और एक 5th सब्जेक्ट मिलेगा आपको। तो 5 डेज हमें सबको देना है। पर जो इंग्लिश है, फिजिकल एजुकेशन है, या फिर हिंदी, या फिर कोई और सब्जेक्ट्स लाइक म्यूजिक या साइकोलॉजी, कुछ भी हो गया, इसमें अगर हम थोड़ा सा कम देते हैं 5 दिन से, लाइक अगर हम 3 डेज देते हैं या फिर 4 डेज देते हैं, और आप कंप्लीटली शिद्दत से अगर वो सब्जेक्ट को 3-4 दिन लगातार पढ़ रहे हैं, मन लगा के पढ़ रहे हैं, आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। बिकॉज इस बार देखो आपको MCQ होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आने वाला है, जिसमें राइटिंग पोर्शन का तो अभी झंझट नहीं है, आपको लिखना नहीं, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना है उन दिनों में, बस NCERT अच्छे से पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, MCQs देखने हैं, यही सब करना है। तो इसलिए 4 डेज अगर आप अच्छे से लगाते हो इनमें, तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे। इसलिए हम इसको कितना अलॉट करेंगे, 4 डेज, ठीक है। एंड फिजिकल एजुकेशन में अगर आप चाहो तो 3 डेज लगा सकते हो, या अगर आपने पहले से पढ़ रखा हो, अगर आपको टॉपिक आता हो, तो आप 3 डेज लगा सकते हो, 2 डेज लगा सकते हो। 4 डेज जो है अगर आपको नहीं लगाना है तो, बट 4 डेज या 3 डेज कुछ भी आप ले लो तो चलेगा। और बाकी जो खाली जो डेज आपके पास बच जाएंगे वो हम दूसरे सब्जेक्ट में लगा सकते हैं। तो जो 3 कोर सब्जेक्ट्स हो गए,
इसमें हम 6-6 दिन लगा सकते हैं, बिकॉज एक एक दिन तो हमने इन सब्जेक्ट से कम कर दिया है ना, हमने 4 डेज कर दिया है, तो इसलिए हम इन 3 कोर सब्जेक्ट्स में 6 डेज लगाएंगे। ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया आपका। तो अगर 1 वीक अगर आप एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेते हो, आप बहुत अच्छा कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया है अलॉटमेंट की जो भी कोर सब्जेक्ट्स है आपके पास, हो सकता है हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉल साइंस हो, या फिर साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, कुछ भी हो। 3 जो कोर सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे उसमें आपको 6 दिन अलॉट करने हैं। बाकी जो है इंग्लिश में आपको 4 डेज से कम मत करो, बिकॉज हम इंग्लिश को ज़्यादा सीरियसली पढ़ते नहीं है पहले। सो एटलीस्ट 4 डेज आप रख लो इंग्लिश के लिए, ठीक है, और उसमें अच्छे से इंग्लिश को पढ़ लो। उसके बाद हिंदी है या फिर कोई और सब्जेक्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन है, जो कि आप 3 डेज या 4 डेज आराम से लगा के कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, लाइक इंग्लिश या फिर हिंदी या फिर फिजिकल एजुकेशन में आपको कोई भी दिक्कत है या फिर आप अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इन कोर सब्जेक्ट्स के साथ साथ इनको भी पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताती हूँ, जब हम एक दिन को प्लान करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, डे 1 में मान लो हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉल साइंस पढ़ने लगे हैं, ठीक है। तो हम पूरे दिन में अगर हम पॉल साइंस पढ़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं बोर हो सकते हो। तो आपको क्या करना है, सुबह आप पॉल साइंस पढ़ लो, ठीक है, जो आफ्टरनून का टाइम होगा उसमें आप इंग्लिश पढ़ लो, उसके बाद रात को या इवनिंग को दोनों साथ मिला के पढ़ लो, या फिर सिर्फ पॉल साइंस पढ़ लो। तो एक दिन में हो सकता है आप 1 सब्जेक्ट करो, हो सकता है आप 2 सब्जेक्ट करो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। या फिर एक दिन कोई और सब्जेक्ट्स करो, लाइक पॉल साइंस करो, दूसरे दिन कोई और सब्जेक्ट करो फॉर अ चेंज, ठीक है। तो एक दिन में मिनिमम जो है 1 सब्जेक्ट तो आप पढ़ ही रहे होंगे, बट मैक्सिमम आप 2 सब्जेक्ट पढ़े, उससे ज्यादा मत पढ़िए, ठीक है। एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ लो या फिर 1 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लो, दोनों आपके लिए काम करेगा, ठीक है। एंड उसके बाद एक और चीज कहनी थी आपको, दैट इज 3 दिसंबर से आपका जो है इंग्लिश का एग्जाम है, तो उसके पहले के 4 दिन हम अलॉट करेंगे इंग्लिश पढ़ने के लिए, दैट इज 29, 30, 1 एंड 2, ठीक है। तो इन 4 दिनों में हम क्या करेंगे, इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। बट थोड़ा सा रिस्क कम करने के लिए, मीन्स एग्जाम से एकदम 4 दिन पहले हम इंग्लिश का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो जो डर होगा, वो जो एंजाइटी होगी, उसको थोड़ा रिड्यूस करने के लिए, उस स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए इंग्लिश को ना साथ साथ थोड़ा पहले भी पढ़ लो, ठीक है। तो लाइक 1 नवंबर से हम 6 नवंबर तक अगर हम पॉल साइंस को अलॉट करते हैं या फिर हिस्ट्री को अलॉट करते हैं, सो एक दिन में आप हिस्ट्री के साथ थोड़ा सा इंग्लिश भी पढ़ लो, ठीक है। सो इससे क्या होगा, जो एग्जाम से पहले 4 दिन आपको अलॉट नहीं करने पड़ेंगे, या फिर जिनका सोशियोलॉजी के एग्जाम है उनके लिए भी थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा अगर आप पहले इंग्लिश पढ़ लेते हो। तो जब आप 4 सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, उसके साथ बीच में आफ्टरनून के टाइम में या इवनिंग में थोड़ा सा टाइम अलॉट कर दो इंग्लिश के लिए, और इंग्लिश को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। नाउ इसके बाद जो मेन क्वेश्चन है वो है टाइम का, मतलब हम कितने घंटे पढ़े एक दिन में। तो कोई कहता है हम 12 घंटे पढ़ते हैं, कोई 10 घंटे पढ़ता है, कोई 8 घंटे पढ़ता है, तो हम एटलीस्ट कितने घंटे पढ़े। तो बेसिकली यही आंसर है कि वो आपकी कैपेसिटी में डिपेंड करता है, बट मैं बोलूँगी मेनली आप देख लो आपका कितना टाइम मतलब बर्बाद होगा, मतलब वो टाइम जिसमें आप पढ़ ही नहीं सकते, लाइक 7 घंटे आपको सोना है, ठीक है। उसके बाद मान लो खाना खाना है, फिर नहाना है, फिर ब्रेकफास्ट, डिनर, ये सब करते करते, टीवी देखते देखते 4 घंटा अगर ऐसे चला जाता है, तो 7 आवर्स तो आपको सोना ही है, जिसमें आप पढ़ नहीं सकते बेसिकली। उसके बाद ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसके बाद नहाना, और बाकी थोड़ा सा टाइम जब चला जाता है उसमें हम 4 घंटे और एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो 24 घंटे में से अगर आप 10 घंटे को निकालें, सो व्हाट विल बी दैट, इट इज 14 आवर्स, ठीक है। अब 14 आवर्स आप लगातार फोकस से, कंसंट्रेशन से बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। ऑनलाइन क्लास भी होता है सुबह, ठीक है, अभी ऑनलाइन क्लास भी होता है, या फिर स्कूल का कोई काम हो गया, कोई प्रोजेक्ट का काम हो गया, बहुत सारे काम हो सकते हैं, या फिर कोई जाना हो सकता है, कुछ और काम आ गया। एटलीस्ट अगर आप 8 आवर्स, 10 आवर्स विल बी बेटर, ठीक है। 10 घंटे अगर आप पढ़ते हो तो ये आपके लिए अच्छा है। देखो ऐसा नहीं है कि 10 घंटे से कम पढ़ो तो नहीं हो सकता है, ऑफकोर्स ये बात है, हो सकता है अगर आप जितना भी पढ़ रहे हो वो मन लगा के पढ़ो, ओके। तो 10 घंटे एटलीस्ट ट्राई करना,
पढ़ने की, जिसमें अगर आप 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो उसको आप डिवाइड कर सकते हो 6-4 में या फिर 8-2 में, ठीक है, डिवाइड कर सकते हो। तो 10 घंटे पढ़ना है, फुल फोकस फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। तो 10 घंटे हम फुल फोकस के साथ नहीं पढ़ सकते, यही रियलिटी है। तो जब भी आप पढ़ोगे 1-1.5 घंटा पढ़ लो, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक ले लो, या फिर 2 घंटा पढ़ लो उसके बाद ब्रेक ले लो, 1 घंटा पढ़ लो उसके बाद ब्रेक ले लो, एंड दोबारा पढ़ना शुरू करो। एंड जब हम पढ़ेंगे किन चीज़ों को देखेंगे, 6 दिन 5 दिन 4 दिन जितना भी आप लगा रहे हो, हम किन चीज़ों पे फोकस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है थोड़ा सा, या फिर ऑलरेडी उनको पता है सिलेबस, उन्होंने कंप्लीट कर लिया, रिवीजन कर लिया, उनको क्या करना है, वो हो सकता है थोड़ा सा टर्म 2 का पढ़ लो, ठीक है, सुबह उठ के थोड़ा सा टर्म 2 का पढ़ लो, उसके बाद अपना प्रिपरेशन करो। या फिर आप जो है रिवीजन कर सकते हो, अगेन पूरे बुक का रिवीजन करो। एमसीक्यूज है वो अपने आप से ढूंढो कि ये चैप्टर है, अगर मुझे पेपर बनाना होता तो मैं क्या क्या एमसीक्यू रखता, ठीक है, रखती। तो पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन सेट करो, जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन पेपर बनाने वाले होते तो आप क्या क्या कहाँ से क्वेश्चन देते, वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। तो जब रिवीजन करोगे पहले चैप्टर पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, उसमें जो भी फैक्ट है, जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस है, पॉइंट्स है, डेट्स है, ईयर्स है, प्लेसेस है, कुछ भी है, उनको अच्छे से देखो। और अगर याद नहीं रहता, आप स्टिकी नोट्स ले लो, दीवार के सामने लगा के रखो, ताकि जब भी आप पढ़ने आओ उसको देख पाओ। या फिर आप एक नोटबुक बना लो जहाँ पे आप सारे फैक्ट की चीजें आप लिख के रखो, तो एक फैक्ट बुक बना लो, छोटा सा डायरी बना लो, या फिर स्टिकी नोट्स लगा के जो है स्टिकी नोट्स में लिख के सामने रख दो, तो सारी चीजें एकदम मतलब आपको दिखती रहेगी और वो रिवाइज होता रहेगा, ठीक है। तो रिवीजन के बहुत अच्छा प्रोसेस है। एनसीईआरटी को पढ़ना है, उसके बाद जो भी आपके प्रीवियस एग्जाम्स हुए, लाइक यूनिट टेस्ट हुए आपके, प्री बोर्ड्स हुए आपके, तो बोर्ड से पहले जो भी आपका एग्जाम हुआ है टर्म 1 से रिलेटेड, उनके पेपर्स को निकालो, आई मीन जो स्कूल में हुए हैं, ठीक है, उनको निकालो और उनको प्रैक्टिस करो। उनमें जो भी गलतियां आपने की थी, जो भी क्वेश्चन आपको मालूम नहीं था, उनको अगेन प्रैक्टिस करो और उसमें से ये एनालाइज करो कि किन टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस सब टॉपिक में ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ओके, थर्ड थिंग ये कोई गाइड या रेफरेंस बुक जिसमें आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक अभी आपको मिलेगा टर्म 1 का, तो आप बाजार में चले जाओ, कोई भी जो है किताब आप ले सकते हो, लाइक अरिहंत उस वाले बहुत अच्छे अच्छे पब्लिकेशन है जिसकी आप जो है क्वेश्चन बैंक उसको यूज कर सकते हो, उसमें से भी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे करके रिवीजन अपना चालू रखो, चैप्टर्स को दोबारा पढ़ो, जो भी चीजें भूल रहे हो उनको देखो, एंड अगर टाइम बच रहा है आपके पास तो टर्म 2 का भी साथ में आप कर सकते हो प्रिपेयर। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए भी यही सेम चीजें लागू होगी। आप एनसीईआरटी पढ़ो, चीजें समझ नहीं आ रही आप उससे रिलेटेड वीडियोस देख लो, वीडियोस अभी अवेलेबल है यूट्यूब में, इतने सारे यूट्यूबर्स है जो वीडियोस बना रहे, एडुकेटर्स है आपके लिए, तो वहां से आप वीडियो को देख सकते हो, जिससे आपको एक समरी पता चल जाए और उस चैप्टर में क्या लिखा है वो पता चल जाए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आप लोगों के लिए यही होगा, पहले वीडियो देखो, उसके बाद जो है एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। एनसीईआरटी को एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, एंड उसमें से देखो कि पॉसिबल क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन पेपर बनाने वाले होते तो आप कहाँ से क्वेश्चन देते, किन किन चीजों को देखते, उसको फिर सेट करो और फिर अपने आप से उन आंसर्स को ढूंढो अपने आप से, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा तरीका होगा। एंड उसके बाद मैंने सब कुछ बता ही दिया कि रिवीजन कैसे करना है। जो भी चीजें भूल रहे हो आप स्टिकी नोट्स ले लो, उसमें लगा के जो है लिख के लगा दो सामने, या फिर स्टिकी नोट्स नहीं है तो आप किसी कोई डायरी ले लो, छोटा सा पॉकेट डायरी या फिर कुछ भी, या फिर एक फैक्ट बुक बना लो, या फिर एक नोटबुक ले लो जहाँ पे आप उन सारी चीजों को नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आप जो भी 6 दिन या 4 दिन जो भी प्रिपेयर करोगे, ऐसे आपको चीजें प्रिपेयर करनी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी टीचर्स ने मटेरियल भेजा है या फिर जो भी क्वेश्चन पेपर्स बने, मतलब आपने क्वेश्चन जो भी एग्जाम दिया है बोर्ड से पहले, लाइक प्री बोर्ड हो गया, यूनिट टेस्ट हो गया, उन पेपर्स को अगेन निकालो और उनको दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये होगा एक बेस्ट तरीका।
इसके अलावा मैंने आपको बता दिया 10 घंटे अगर आप पढ़ते हो तो सही रहेगा, क्योंकि अगर उस 10 घंटे में अगर आप एक एक चैप्टर 2 घंटे में 1 घंटे में कंप्लीट करते हो तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाएगा कि आप एक दिन में 2 चैप्टर या 3 चैप्टर कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो इसलिए आपका सिलेबस जल्दी और अच्छे से कंप्लीट होगा, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। बट अगर इससे कम पढ़ना है तो 8 घंटा मैक्सिमम पढ़ने की कोशिश करो, 8 घंटे की सिटिंग मैक्सिमम लगाने की कोशिश करो, ताकि आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स कवर कर पाओ एंड 2 सब्जेक्ट्स मैक्सिमम जो है आप कवर कर पाओ, या फिर एक सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ पाओ। सो दैट इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो गुड। अगर कोई भी डाउट है या फिर कोई भी और चीजें पूछनी है, यू कैन डू दैट, राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय।